वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय कौन से देश में है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दूध कौन से देश में तैयार होता है? इंडिया में होता है। मालूम है आपको? वेरी गुड। जब गाय अंदर जाएगी तो किचन रेडी रखो, जो उसका मेंजर है वहां पे चारा डाल के रखो, गाय पूरी खुली होगी तो घोष सर ने और गायकवाड़ सर ने बहुत सही बताया कि क्या होना चाहिए और वो होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे मौका मिला 2014 में एक डिसीज के ऊपर काम करने के लिए। 2-3 महीने वर्ल्ड में हर साल एक बंदे को स्कॉलरशिप मिलती, मुझे मिल गई मिलती से, और मैं कॉर्नेल चला गया न्यूयॉर्क। उस वक्त मैं जिस दिन गया -15 कुछ टेम्परेचर था, मुझे बोला गया कि कल आप एक 3000 गाय के फार्म पे जाओगे। तो मेरे दिल में एक यंग वेटनरियन, प्रैक्टिसिंग वेटनरियन, 5 साल लार्ज एनिमल प्रैक्टिस किया है, मेरे दिल में एक ये बात थी कि अरे हमारे इधर तो हर 2-3 साल में एक बार सूखा पड़ता है, वो पूरे 10-15 गांव के लिए छावनी लगानी पड़ती है, जहाँ पे जानवर को सब लोग अपने लेके जाते हैं, 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना रखते हैं और वापस घर पे लेके आते जब थोड़ा बारिश गिरता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग बिजनेस करते हैं। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ स्टडीज के लिए सीखने के लिए, स्कॉलरशिप मिला है, वहाँ पे तो पूरा बर्फ गिर रही है, 3 महीना तो साल में बर्फ रहता है, और 3000 गाय के फार्म पे जाने का मौका मिल रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये एक्सपीरियंस बताना जरूरी है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय कौन से देश में है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दूध कौन से देश में तैयार होता है? सबसे ज्यादा गाय इंडिया में, सबसे ज्यादा दूध मुझे थोड़ा कम समय देता है, इंडिया में होता है। मालूम है आपको? वेरी गुड। तो हमें बहुत ज्यादा फख्र होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्राउड कि वी आर प्रोड्यूसिंग नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। बट पूरे वर्ल्ड में जो पर काउ एवरेज है वो क्या अपने देश का ज्यादा है? क्या लगता है आपको? सबको मालूम है? नहीं। किसका ज्यादा है? टॉप जो कंट्रीज है, यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन, इजराइल है, कितना? 10,000 लीटर पर ईयर, 305 दिन में, उससे ज्यादा। इंडिया में कितना है? क्या लगता है आपको? एक रिपोर्ट था जिसमें लिखा गया था कि 1000 लीटर एवरेज। तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय अपने पास है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दूध हम तैयार करते हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग भी अपने पास है, ऑफिशियली पॉपुलेशन भी हमारे पास है, लेकिन हमारी गाय दूध कितना प्रोड्यूस करती है? एवरेज 1000 लीटर। जो वर्ल्ड में कितना चल रहा है अभी अपने बोला 10,000 लीटर, 12,000 लीटर। तो अगर ज्यादा गाय है लेकिन वो कम दूध देगी तो कभी भी हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो 20-25 मिनट मेरे पास है। अगर यहाँ पे बहुत सारे डेयरी फार्मर्स है, इसके लिए मुझे बोलना जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मैं कहूँगा कि हजारों डेयरी फार्मर्स को सिखा सकते हैं, उनको सही राह पे लेके जा सकते हैं। और आप अगर सीखोगे तो बताओगे। मैं यही काम पिछले 10-15 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट नाउ वर्किंग इन एडवांस इंश्योरेंस। हम थोड़ा आगे जाएंगे। कभी भी मैंने किसी भी डेयरी फार्मर को जाके पूछा ना कि भाई बता तुझे लास्ट मंथ कितना पैसा मिला है, इस पूरे हॉल में जितने भी लोग बैठे सब मैच्योर लोग, मैं चैलेंज करता हूँ कि जाके पूछो कि भाई आपको लास्ट 1 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, या कल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या पिछले 1 साल में कितना हुआ है। अपने देश में 1% भी लोगों को मालूम नहीं है जो इसको बिजनेस के तौर पे करते हैं, जो इससे पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं। मतलब डेयरी फार्म को कोई दुकान ही नहीं समझता। कोई दुकानदार सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, शाम को 9 बजे बंद करता है, सब कुछ वो हिसाब किताब रखता है। हमारी भी वैसी स्थिति है। अगर हम जिनके साथ डील कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बिजनेस ही नहीं समझ रहे हैं तो वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, उनकी कोई प्रोफेशनल एम नहीं है। गाय बढ़ती जा रही है, जब किसी की गाय 5 से 10, 20, 40 होती है तो गांव के लोग बोलते हैं, सत्य परिस्थिति है कि ये ज्यादा दिन ये धंधा नहीं कर पाएगा। सच बात है। और 80% फार्म बंद पड़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे हालात में हमें क्या सिखाना चाहिए? और फिर लूज हाउसिंग आ गया, साइलेज आ गया, अच्छी क्वालिटी की फीड आ गई, सब लोग मिल्किंग मशीन यूज कर रहे हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन आ गया, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी ये नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल फार्म क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों कोई छाती ठोक के नहीं बता रहा है कि मेरे पास 20 गाय है और मैंने इतना 1000 रुपए पिछले साल, इतना 1000 रुपए पिछले महीने मैंने कमाया है? कोई बताता है? सच है कि गलत है? ठीक है, पूछने जाओ तो हिसाब करने लगते हैं।
99% लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि अपने गाय को रोज पूरे फार्म में 20 गाय तो कितना किलो चारा कौन सा कितने रेट से जाता है, किसी को मालूम नहीं। कितना एग्जैक्ट खर्चा होता है। गाय का वजन तो दूर की बात है। सब लोग बोलते ब्रीडिंग अच्छा होना चाहिए, हो भी रहा है अपने देश में। अच्छी ब्रीड चाहिए अच्छा दूध देने के लिए। जो बुल यूज किया जाता है उसका नाम इस देश में 95% लोग लिख के नहीं रखते। दिस इज फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सिंपल बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने सीमेंट कंपनी के, वो बताएंगे आगे जाके डॉक्टर को कि आप लिख के दे दो आपकी इस गाय को मैंने इस कंपनी का ये बुल यूज किया है। मैं कुछ ऐसे फोटो दिखाऊंगा आपको आज, जो आप अगर किसानों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन स्पीकर थे, घोष सर और गायकवाड़ साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया है। मैं कुछ चीजों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में बात की। एक कि इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, सर ने बताया कम करना चाहिए, तो कम मतलब कितना, और कितनी गाय हमें एक्चुअल में संभालनी चाहिए। कि मेरे पास अगर गाय, मेरे को फार्म डालना है तो मेरे पास कितने गायों का साल भर का क्वालिटी फॉर्डर है, फॉर्डर सिक्योरिटी कितनी है मेरे पास, वो समझ के गाय का नंबर फिक्स करना। इस पे बात करनी होगी। लोग नंबर ऑफ एनिमल बढ़ाते जाते हैं, फिर चारा कम पड़ता है, फिर खरीदते हैं, फिर वो चारा खरीदने के बाद भी अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं है, तो जो प्रॉफिट कम गायों में उस व्यक्ति को होने वाला था वो होता नहीं है, और ये समझने तक वो लॉस में चला गया होता है। देखिए ये सिंपल बात है, लेकिन इसके ऊपर प्रोफेशनल्स को बात करनी होगी किसानों के साथ। यहाँ पे यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, सर ने कहा पेड़ है तो पेड़ है, पुरानी कुछ जगह है, पुराना शेड है तो उसके बाजू में जाली मार के लूज हाउसिंग कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, अगले 5 से 10 साल में मेरे पास कितने पशु होने चाहिए, वो भी एक भी गाय को खरीदे बगैर। अगर मेरे पास आज 10 गाय है, 90% लोगों के पास जवाब नहीं है कि अगर 10% गाय 20% गाय प्रेग्नेंट नहीं रही, 10 में से 2 प्रेग्नेंट नहीं रही, 8 में 50% मेल हो गए, 50% फीमेल, 4 ही बछड़ियां होगी। आज मेरे पास 10 गाय है, तो 5 साल के बाद मैं हर बार अच्छा बुल यूज करके कितने जानवर मेरे पास होंगे, और क्या उन जानवरों को मेरे को रखने की जरूरत है, या 3 साल के बाद मैं पुराने 30% एनिमल्स को बेच दूं दूध के साथ। क्या दूध के धंधे में दूध के साथ गायों को भी बेच के मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ? ये सोच बनाने आ जाऊँ। किसी को मालूम नहीं कि गोबर का रेट क्या है। 1 किलो गोबर का 1.5 से 2 रुपए चालू है। लूज हाउसिंग फार्म में थोड़ा ज्यादा चालू, अपने फार्म में 1 महीने में कितना गोबर तैयार होता है उसकी। और सर ने कहा ना कि को व्यवसाय, को बिजनेस इजीली कैसे किया जा सके, कुछ भी ना करे वो बातें हमें किसानों को सिखानी पड़े। तो ये बात बहुत जरूरी है। कोई भी किसान अपना साल का शेड्यूल नहीं बनाता है। 2 गाय हो, 100 गाय हो या 500 गाय, शेड्यूल आपको बनाना है और उसमें ये सब चीजों के बारे में सोचना है। लास्ट में आता हूँ टारगेटेड प्रॉफिट के, भाई मेरे को पैसा कितना कमाना है, उस किसान को तय कर 5,000 महीने का, 10,000, 20,000 तय करो। उसके बाद इन सब चीजों पे काम करके फार्म डाला है तो वापस एक स्टेप पीछे जाओ, तय करो कि कितना पैसा मिल रहा है और कमाना कितना है, या कितना लॉस हो रहा है, बचाना कितना है। इस पे काम करना पड़ेगा, हमें ये सिखाना पड़ेगा किसानों को। किधर करना है बस जान ही रहा है, ये बुढ़े जात में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड लगता है। एकदम शॉर्ट में जाए तो कितना गाय संभालना चाहिए? 5, 10, 1500। वो संभालने से पहले कुछ चीजों को सोचना चाहिए। क्या कि मेरे पास हरा चारा, साइलेज और सूखा चारा कितना है। ज्यादा गाय संभालनी है तो कितने लेबर मुझे अवेलेबल हो सकते हैं, और मैंने क्या रखा है पैसा लेबर के लिए। मैं ज्यादा पैसा देके लेबर लूंगा तो मैं कभी प्रॉफिट में नहीं आऊंगा। मेरा लेबर का कॉस्टिंग पहले से तय होना चाहिए। सेकेंड कि कितना जगह देना है। एक गाय को 150 से 200 स्क्वायर फुट लगता है। अभी लास्ट 10-15 दिन पहले मैं यूएस में था, वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में। आपने सुना होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपो, एक बड़े फुटबॉल जैसे स्टेडियम में गायों का शो होता है। अच्छी ब्रीड आती है, सीखने को मिलता है। बहुत सारे फार्मर्स के साथ बात किया, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अभी तो 300 से 400 स्क्वायर फुट देना चाहिए।
पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर एक गाय को लूज हाउसिंग में हम ज्यादा जगह देंगे तो वो चल चल के उसकी एनर्जी लॉस होगा, लेकिन अभी तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 400 स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं बिकॉज 600 केजी तक के एनिमल आ चुके हैं और हमें सोशल स्ट्रेस नहीं बनाना है। गाय को रखना है एकदम सिंपल, कंफर्टेबल, काऊ कंफर्ट में काम करना है। जिस भी व्यक्ति का भारत में फार्म है, 2 गाय हो या 100 गाय हो, उस व्यक्ति को अपनी 2 गायों को वो दिन भर ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब ना हो ऐसे तरीके का फार्म बनाना है। अभी इसमें जगह कितना, मिनिमम 200 स्क्वायर फुट मैं बोलता हूँ, मैंने बता दिया क्या रेंज होना चाहिए। 150 स्क्वायर फुट के नीचे आया तो बीमारियां बढ़नी चालू हो जाएगी। 100 स्क्वायर फुट के नीचे आ जाएंगे तो मास्टाइटिस जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बढ़नी चालू हो जाएगी। अभी हाँ, डेली इन्वेस्टमेंट कितना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है ये करना पड़ेगा। मैंने इनिशियल शेड के लिए इतना पैसा लगाया, गाय के लिए इतना पैसा लगाया, गाय आने के बाद अगले 6 महीने का चारा है क्या, तो कितनी गाय के लिए मेरे पास चारा है, कितनी गाय की शेड में बना सकता हूँ, और पर डे जो मुझे लगेगा 1000-2000 वो मेरे पास इनकम चालू होने तक कितने दिन का मेरे पास स्टॉक है। लोग सोचते नहीं है। 50% फार्म्स इस स्लाइड के ऊपर जो चीजें लिखी है इसके बारे में सोचे बगैर चालू किए गए हैं, इसलिए बंद पड़ गए। सब कुछ होने के बाद फिर वो दौड़ने लगते, अभी साइलेज ढूंढो। मैं बनाता तो 3.5, 4, 4.5 रुपए में पड़ता, अभी 7 रुपए से लेना पड़ता है, जिससे दूध भी नहीं बढ़ता। तो ये किसानों को सिखाना पड़ेगा कि कितना नंबर होना चाहिए। मिल्क रेट इज मेजर फैक्टर इन इंडिया। मिल्क रेट डाउन हो गया, लोग नाराज हो जाते। सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, लेकिन सेशन होने के बाद पूछेंगे तो फटाफट मैं खत्म करता हूँ, तीनों स्पीकर आ जाएंगे ऊपर। नहीं, आपने फीडिंग का खत्म किया तो मैंने सोचा फीडिंग का कॉस्ट कितना आता है पर काउ पर लीटर? वो तो हर एक एरिया में, देखिए अच्छा सवाल है, मैं जवाब दूंगा इसका भी। हर एक एरिया में कौन क्या खिला रहा है इसके ऊपर वो डिपेंड है, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, जवाब देते हम लोग, तीनों स्पीकर आएंगे ऊपर। एक बार एक फोटो दिखा के ले लेता हूँ, ठीक है? ऑल एग्री? अभी मिल्क रेट जब कम होते हैं तो सब लोग नाराज हो जाते हैं। तो होता क्या है, इफेक्ट सिर्फ अपने पे नहीं होता, गाय के ऊपर होता है। तो गाय का जो टेक केयर होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं होता है। कभी कोई सप्लीमेंट्स बंद हो जाते हैं, या पूरा इंटरेस्ट, किसान का इंटरेस्ट चला जाता है, और इसमें बहुत सारे फार्म्स इस वजह से लॉस में आते हैं। बहुत सारे लोगों ने जब मिल्क रेट बढ़ा तो गाय खरीदना चालू किया, मिल्क रेट कम हुआ तो गाय बेचना चालू किया। होशियार किसान वो होता है, वो पहले दिन ये तय करता है मेरे पास 20 गाय है, मैं उसमें से अगर 5-6 प्रेग्नेंट है, 14 गाय का दूध निकाल रहा हूँ, तो दूध का रेट जो भी हो मैं कम से कम 10 गाय का दूध बेचूंगा। और जब दूध का रेट बढ़ेगा, ये 14 गाय में 14 गाय का भी दूध चालू है, वो बेचते रहूंगा। जब दूध का रेट बढ़ेगा तो इसमें से 4 गाय में बेच दूंगा जब मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, और 10 गाय का दूध बेचूंगा। लेकिन कभी कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। जब दूध का रेट बढ़ता है लोग गाय खरीदना चालू करते हैं, दूध का रेट कम होता है बेचना चालू करते हैं। ओवरऑल साल भर का गिनो लॉस है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो मिल्क की रेट के जब भी मिल्क का रेट कम होगा, हमें ये एक इंश्योर करना है कि ब्रीडिंग और फार्म मैनेजमेंट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। एनिमल हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ तो 100% लॉस है। कोई भी बोलते, जो लोग बोल रहे हैं ना डेयरी फार्मिंग में लॉस है, वो इसी वजह से होता है। इन 3 चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। तो कौन सी चीजें हैं जो एनिमल हेल्थ के ऊपर हमें काम करना चाहिए? लोग बोलते हैं कि मास्टाइटिस वर्ल्ड का नंबर 1 डिसीज है। 70 या कितना तो 4-5-10,000 करोड़ रुपए का तो इंडिया में लॉस हो रहा है। हर एक किसान का लॉस होता है। 10 गाय है, 9 गाय अच्छे से दूध दे रही है, 2 गाय को मास्टाइटिस हो गया, पूरे सब गाय का मिला के नुकसान उसमें आ जाता है। तो हमें एनिमल हेल्थ इज वेरी क्रूशियल। जो भी रनिंग डेयरी फार्म्स है उनको ये सब चीजें सफर करनी पड़ रही है। रूमेन काऊ मोनोगैस्ट्रिक नहीं है, उसको 4 कंपार्टमेंट का स्टमक है। वो समझना पड़ेगा जो भी व्यक्ति उस गाय को संभाल रहा है, और किसानों को ये समझना हम सबकी जरूरत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अडर, उसमें सबसे बड़ी बीमारी होती है सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। जो मास्टाइटिस लॉस है, बहुत सारे इंडिया के 10-20% गायों में बोलते कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, मतलब वो डेली लॉस में है। इसके ऊपर कोई बड़ा काम नहीं चालू है। कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन हमें और ताकत लगा के करना पड़ेगा। और इनफर्टिलिटी, किसी गाय को मास्टाइटिस हो गया, 10 में से 1 गाय उसमें खराब हो गई, 1-2 गाय प्रेग्नेंट नहीं रह रही है, उसमें वो खराब हो गई, 1-2 गाय अच्छे से दूध नहीं दे रही है, अच्छे जेनेटिक्स वाली गाय नहीं थी, तो वो 6 गायों पे बंदा टिक कैसे पाएगा?
इसलिए मैंने बोला ना, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दूध, एवरेज सबसे कम, प्रॉफिट नहीं है, रोलिंग चल रहा है, पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी हो रहा है जो लोग अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो भी रोलिंग में। जितनी हम इन्वेस्टमेंट मेहनत में कर रहे हैं, जगह में कर रहे हैं, एक डेयरी फार्म जैसा कोई भी उसकी साइज का कोई भी बड़ा दुकान उस गांव में नहीं होता है। एक डेयरी फार्म में जितना पैसा लगाए ना 10 गाय के, उस उतनी इन्वेस्टमेंट वाला कोई होटल भी उस गांव में नहीं होता है, लेकिन लोग इस बारे में सोचते नहीं है। तो हमें काम करना पड़ेगा। सिंपल, शांताराम सर ने कहा कि लूज हाउसिंग, तो बेस कहा है इंडिया में, अगर डेयरी फार्मिंग सही करना है तो 2 चीज करनी पड़ेगी। वो 2 चीज आधा काम तमाम कर देंगे। पहली, लूज हाउसिंग फार्म, जिनके पास जगह नहीं है उनको क्या करना है मैं बता दूंगा। 1 गाय हो, 2 गाय हो, 50 गाय हो, 100 गाय, कम गाय, छोटा सा 200 स्क्वायर फुट पर काउ से लूज हाउसिंग करना है। 3 दिन आपको गाय को लूज हाउसिंग में छोड़ना है। फीडिंग के बाद मत छोड़ो कभी भी, फीडिंग करने से पहले छोड़ो। भूखे पेट, जब गाय अंदर जाएगी तो किचन रेडी रखो, जो उसका मेंजर है वहां पे चारा डाल के रखो। गाय पूरी खुली होगी, 2-3 मिनट जब मारेगी, वो देखिए उधर खाना खाना चालू करेगी। 1 घंटा खाना खाने के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, देखिए पानी कहाँ पे, पानी दिखा, पानी पिएगी, फिर क्या सोचेगी, शांत हो जाएगी, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो लूज हाउसिंग सिर्फ करना है, कैसे करना है, कैसे जानवरों को छोड़ना है, ये हमें समझाना पड़ेगा। अभी ये जाली मैंने ये फोटो क्यों रखा है, जो भी लोग जाली मारते हैं लूज हाउसिंग फार्म, इंडिया में फार्म हो रहे हैं, वो बाहर की साइड से मारते, क्यों? वो कोई आता है मिस्त्री, वो बंगले का कंपाउंड मारता है, उसको बोलो अंदर की साइड से मारना, पूरे शेड में अंदर की साइड से, सिर्फ कॉर्नर वाला पिलर है वो बाहर की साइड से नहीं। क्यों? जब भी गाय जाएगी, कोई भी सटेगी उससे, तो खुल के गिरेगा नहीं जाता, वो सपोर्ट करेगा पिलर को। सिंपल बात है, मेरी बात आज आपको सिंपल लग रही है, लेकिन ये बहुत फायदे की बात है। वो डेयरी फार्म का कोई भी चीज का कभी भी नुकसान नहीं होता है और फार्म बना रहता है। उसका कंपाउंड कम पैसे में, एकदम कम पैसे में कंपाउंड होता है, पुराने शेड की जगह पे घुमा के देने से आधे प्रॉब्लम सॉल्व। चूना लगाना है, चूना लगाना तो सबको आता है, मतलब वो जो पानी की जगह है उसको 5 मिनट लगेगा, थोड़ा चूना लेना है, लगा देने का, क्या होगा उससे? जो शेवा है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अलगी जो लगता है उसमें फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, नहीं होगा ना। गाय ज्यादा पानी पिएगी, इसमें अच्छा पानी पिएगी, साफ सुथरा पानी पिएगी, और पानी ज्यादा पिएगी तो दूध क्या कम देगी, बराबर ज्यादा देगी। दूध में तो 87% पानी। दिन रात उठते बैठते किसान को ये डर होना चाहिए कि मेरी गाय को पानी तो सही जा रहा है, और वो फिर ये चीजें गिरेंगी पानी का चारों जगह से। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, छोटा और बड़ा, कोई गाय डरती है तो चारों साइड से कोई भी गाय के पानी पी सकती है। मैन्योर वेडिंग, मैं एक फार्म में गया था, 2014 की बात कर रहा हूँ, जिस फार्म में गया मैंने देखा कि मशीन में गोबर को सुखा के गाय को पिटाने के बाद में हंसने लगा। मेरे गांव में तो ये तो ऐसे ही सूखते और उधर ऐसे गाय बैठते, लेकिन लोगों को बताने की जरूरत है। बारिश के दिन जो बहुत 2-3 महीने पहले गोबर निकाल लेने का, और उस वक्त सिर्फ ठीक ठाक बंदोबस्त करने का गाय को बैठने के लिए शेडेड एरिया। बाकी 7-8 महीना तो एकदम क्वालिटी ड्राई पाउडर मैन्योर पे गाय बैठती है, मस्टाइटिस नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं, काऊ कंफर्ट। और ये तो महसूस कर रहे हैं पूरी इंडिया में, यही सिर्फ हमें जाके बताना है। जो किसान है उनको करना है, जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं उनको बताना है इसका फायदा। और ये कितने भी दिन रखो आप, उससे कभी बदबू नहीं आएगी, उसमें कीड़े नहीं पैदा होंगे, उसमें यूरिन गिरेगा, एक अच्छी क्वालिटी का मैन्योर तैयार होगा। अच्छा, साइलेज, मैं 2 चीज बोला था, इंडिया में किसी को डेयरी फार्मिंग करनी है तो पहले लूज हाउसिंग करना पड़ेगा। लूज हाउसिंग में क्या हो गया, आपकी गाय की इच्छा पूरी करते हैं। गाय की इच्छा क्या थी? गाय बोलती है अगर मुझे आपको भारत देश में संभालना है तो मेरी 4-5 इच्छाएं सुनो। पहला, प्यास लगने के बाद मुझे साफ सुथरा पास में पानी मिलना चाहिए। दूसरा, बैठने को सूखी और नरम जगह चाहिए। तीसरा, जब भी चाहिए मैं छांव में बैठ पाऊं, जब भी चाहिए मैं धूप में जा पाऊं। चौथा, मेरे को एक पेट नहीं है, घोड़े जैसा, डॉग जैसा, आदमी जैसा, मोनोगेस्टिक नहीं हूं मैं रूमिनेंट हूं। मेरे में एक पेट में 4 कंपार्टमेंट में, उसमें सबसे बड़ा जो कंपार्टमेंट है उसका नाम है रूमेन। रूमेन का कैपेसिटी है 200 लीटर, और रूमेन में जो भी मैं खाती हूँ उसमें जाता है, फिर मुंह में आता है, मैं उसको बारीक करती हूँ, सलेवा तैयार होता है 100 लीटर, उससे भी ज्यादा, वो सलेवा मिक्स होकर फिर डाइजेशन। तो उसके लिए मुझे हमेशा चारे में बदलाव नहीं चाहिए।
आपका जवाब खत्म हो गया, आपने मक्का चालू किया, सेम थिंग, इंस्टेंट चेंज। मेरे पेट में इस रुमेन में लाखों करोड़ों रुमिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया है, कुछ फंगा है, कुछ प्रोटोजोआ है यूजफुल, जो चारे का पचन करते हैं। जब भी किसान चारे में बदलाव करता है, कैटल फीड लिया अचानक से बदल दिया, चारा अचानक से बदल दिया, तो वो रुमिनल माइक्रोफ्लोरा, वो सूक्ष्म जीव अफेक्ट होते हैं और डाइजेशन ऊपर होता है, उसको जगह में आने में 5, 10, 15, 21 दिन लगते हैं। इसलिए चारे में अचानक से बदलाव करने का, तो गाय बोलती है मेरी 5वीं चीज है, इसलिए साइलेज बनाओ। साइलेज अगर रोज दोगे तो चारे में बदलाव होगा नहीं, रोज खेत में जाना पड़ेगा नहीं, और एक नंबर क्वालिटी का मेज क्रश किया हुआ एकदम अच्छा मिल्क की स्टेज में आप संभाल के रखोगे तो 2 साल खराब नहीं होगा। 45 डेज के बाद कभी भी खोलो, मुझे खाने को डालो, मैं अच्छा दूध दूंगी, क्योंकि वो अच्छा फर्मेंटेबल चारा है। आपने अच्छी क्वालिटी का कैटल फीड बना लिया, बेच दिया किसान को, कुछ किसानों को अच्छा रिजल्ट आएगा, कुछ को कम आएगा, कुछ को बहुत ही खराब आएगा। जिसको अच्छा आएगा ये समझ लो कि उस किसान की इकोसिस्टम में अच्छी क्वालिटी का फॉडर है, ये समझना पड़ेगा। तो ये साइलेज है। साइलेज के बारे में 2 मिनट में कुछ स्लाइड दिखाता हूँ, फोटो देख लो। किस चीज का बनेगा, इन सब चीजों का बैग में बनेगा, गड्ढे में बनेगा, बंकर में बनेगा। अभी ये बनाने की बात नहीं, इधर तक तो हमने सुना कि ये करना चाहिए, करना चाहिए। अभी गलती किधर होती है, हम सही तरीके से नहीं करते। साइलेज किए तो फंगस नहीं लगना चाहिए, वो सर ने बताया अफ्लाटॉक्सिन नहीं होना चाहिए, अफ्लाटॉक्सिन जाएगा तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होगा। एक चीज सही नहीं करोगे 10 चीज गलत होगी, दूध की रख दे। तो एक चीज कैसे सही करना है किसान को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे पिट साइलेज है, बंकर साइलेज है और बैक साइलेज है। क्या दिख रहा है? पिट साइलेज में आपको दिख रहा है कि एक थर डाला है लेयर, अभी उसको दबाएंगे, बाद में उसके ऊपर दूसरा लेयर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सीमेंट का पिट बंकर दीवार बना है, उसमें मॉइस्चर हो सकता है, नया दीवार है, वो मॉइस्चर चारे में उतर सकता है, इसलिए 120 माइक्रोन का छोटा सा पतला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी डाला है। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे 500 माइक्रोन 500 माइक्रोन का बड़ा शीट यूज किया। बहुत सारे पीट में भी यूज किया जाता है। तो ये छोटी चीज है, बहुत सारे किसानों का खराब हो गया, दीवार का मॉइस्चर उतर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी साइलेज का बेनिफिट तो आपको मालूम है, नहीं बताऊँ। एक तो लेबर नहीं लगता है, रोज 1 नंबर क्वालिटी का चारा मिलता है। जो 3.5 रुपए का चारा साल भर खिलाओ, 7 रुपए का क्यों खिलाना? 10 गाय संभालना है, 7 संभालो, 3 गाय के पैसे का 7 गाय का साल भर का साइलेज बना के नहीं बनेगा उतने में, कोशिश तो फिर 7 गाय की 10 गाय होंगी। अगर 10 गाय के लिए साइलेज नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो 10 की 7 होगी। तो कम एनिमल, साल भर का फॉडर सिक्योरिटी, 70% उसमें देना है इम्पोर्टेंस साइलेज। अभी साइलेज बनाने में बहुत सारे लोग बनाते, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया बनाना। क्यों? सड़ गया, खराब हो गया, उनको मालूम नहीं उसमें से मॉइस्चर कैसे पहचानना है। साइलेज मतलब क्या? कोई भी पौष्टिक अवस्था में वो हरा चारा, उसमें 60 से 70% मॉइस्चर जब होता है और वो चारा उसकी पौष्टिक अवस्था में होता है, तो उसको काटो, उसको चॉप करो आधा पौना इंच की साइज में, और उसको लेयर बाय लेयर हवा बंद ऑक्सीजन विरहित वातावरण में बैग में, गड्ढे में या बंकर में दबा के रखो, बन गया साइलेज मुर्गा। समझ में आ गया? तो इस केस में क्या है, मॉइस्चर कैसे पहचाने? सिंपल है, कोई भी चारा लिया, थोड़ा हाथ से घिसा तो हाथ को लगता है पानी, लेकिन ये तो हर बार एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक मेथड है जिसमें हम उसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल मेथड। उसको चारे को काटो, उसका गोला दबाओ हाथ से, वो फटक से खुल गया तो मॉइस्चर कम है, धीरे धीरे खुला तो सही होगा, और दबा रहा तो 70% से ज्यादा मॉइस्चर, दबाया पानी निकला तो भी 70-80% से ज्यादा मॉइस्चर। अपने को कितना चाहिए? 65%, 60 से ऊपर, 70 से नीचे। सिंपल है, दबा के रखो, हाथ खोलने के बाद धीरे धीरे खुलो तो समझ चाहिए वो सही तरीके का मॉइस्चर। तो कम टाइम में आगे लेके जाएगा आपको। दूसरा मिल्क लाइन, मेज का साइलेज होता है। देखो, अगर न्यूट्रिशन से अगर अच्छी क्वालिटी का, कम पैसे का, जब ज्यादा अवेलेबल है उस वक्त जो साइलेज बना है उस न्यूट्रिशन से अगर हम डेयरी फार्मिंग करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। मिल्क लाइन चेक करना पड़ेगा। मिल्क लाइन में इसमें आपको दिख रहा है कि जो येलो पार्ट, जो सॉलिड स्टार्च, सरने का स्टार्च का इंपॉर्टेंस। सर पहले क्या होता था, चाप कटर होते थे जिसमें ऐसी पत्ती निकलती थी। अभी साइलेज बनाते वक्त हार्वेस्टर आए हैं, और जो चाप कटर है उसमें वो क्रशिंग प्लेट्स है जो सीड को
दबा के उसमें से पूरा स्टार्च अवेलेबल होता है उसमें, उसकी वजह से, और अच्छी क्वालिटी में साइलेज बनता है। धीरे धीरे सब जगह पे अवेलेबल नहीं, हम बदल जाएंगे, लेकिन ये याद तो होना चाहिए, मिल्क लाइन ऐसी होनी चाहिए। अभी बैग कोई भी किसान 2, 4, 5 गाय वाला घर पे बना के रख सकता है, उसमें चूहा न लगे इसकी उसके चारों बाजू में चूहे का दवाई आधा फीट खोद के उसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें। या जिसने साइलेज बैग बना के रखा है, चिपका के बैग नहीं रखना है, 2 लेयर के बीच में अंतर रखना है, और रोज सुबह उसमें से एक बार चल के आना है। अगर कोई भी आदमी रोज ऐसा करेगा जहाँ पे भी साइलेज बनाए 5 मिनट के लिए, तो उसके पैरों के वाइब्रेशन से कोई भी ऐसा प्राणी वो आप में छुप नहीं पाएगा, और थोड़ी जगह है तो दिखने में भी आएगा। ये अच्छा है, साइलेज बैग खोला, अच्छा साइलेज बना, मैंने गाय को खिलाया, दूध बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम कब है? ऊपर थोड़ा सा सड़ गए, खराब हो गए, क्या कर रहे हैं, क्या गलती क्या होगी हमने? जब हम गलती क्या कर रहे हैं अभी, साइलेज बैग भरने का टेक्निक 1 मिनट में होता है। नीचे एक लेयर डाल दिया, उसको हमने दबाया, तो दूसरा लेयर डालना चाहिए, फिर उसको दबाना चाहिए, फिर तीसरा लेयर, फिर दबाना चाहिए। बैग की बात है तो एक आदमी बीच में दबाएगा, एक आदमी साइड से दबाएगा। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में लोग तैयार हो गए, जो बैग भर के देते वो आते, 2 आदमी डाल रहे और 2 आदमी दबा रहे, लेयर पे रुके नहीं, वो डाल रहे, ये दबा, वो डाल रहे, दबा रहे, तो पूरा जो एयर है ना वो निकला नहीं, एयर उधर ही स्टक है। जब बैग भर दिया 2 घंटे के बाद पूरा हवा ऊपर आके रुक जाता है, देखा होगा? या फिर ऊपर का लेयर सड़ा हुआ निकलता है, उसका ठीक से ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। निकालना है, निकालते हो, गलती करते हो, साइलेज बनाओ, साइलेज बनाओ, बना दे लो, अच्छा भी बन जाता है, पहले दिन अच्छी क्वालिटी का, 4 दिन के बाद सड़ जाता है। सोचना पड़ेगा दोस्तों इसके बारे में। जब साइलेज बनता है, एक फॉर्मूला है, पूरा इंडिया अगर साइलेज बना रहा है, उनको मालूम होना चाहिए कि जब मैं बैग खोलता हूँ, पीठ खोलता हूँ, बंकर खोलता हूँ, उस वक्त जो एयर को एक्सपोज हुआ फ्रंट एयर पोर्शन है, उसको डेली निकालना, और वो नहीं निकला तो उस पर फंगस लग सकता है। बैग के बारे में क्या होता है, हजारों किसान बैग बनाते, महाराष्ट्र में 2 से 3 लाख बैग भरी जाती है हर साल। तो ये एक साइड का निकालते हैं, छोड़ देते, अभी ये एक्सपोज पूरा हुआ है तो पूरा निकालना है, एक बार खोला, नहीं निकाला दूसरे दिन सुबह जाओ, ये साइड का पूरा फंगस लग गया, उसमें माइक्रोटॉक्सिन तैयार हो गया, वो जाएगा गाय के पेट में, गर्भाशय में, वो प्रेग्नेंट नहीं रहेगा, दूध में जाएगा, वो बॉयल करने के बाद भी मरेगा नहीं, आदमी को जाएगा, हेल्थ के लिए खराब। कितना नुकसान, एक चीज सही ना करो, नुकसान ही नुकसान। तो सिर्फ जितना भी एक्सपोज एरिया उसको निकाल लेना। ये बंकर की कुछ साइजेस है, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, मैंने छोटे से छोटे लोगों को बंकर करने के लिए साइजेस बनाए थे, फोटो खींचने था इससे 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 स्क्वायर फीट में 18 से 19 किलो साइलेज बैठता है। तो आपको कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आगे बताता हूँ, बहुत सारे लोग साइलेज कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी ने तो बताना चाहिए कि गलती कहाँ पे हो रही है। अभी ये गड्ढे का साइलेज है, बहुत सारे लोग विड्थ ज्यादा रखते थे, और अपने पशु कितने 10 है, तो रोज उनको कितना चारा लगेगा, 20 किलो पर पशु, 200 किलो रोज लगेगा, तो 200 किलो रोज निकल जाए उतनी ही विड्थ रखनी है। अगर ज्यादा निकलने लगा और आप निकल नहीं पाओगे तो उसको फंगस लगेगा। तो साइलेज बनाया 500 किलो रोज निकलने इतना, और जरूरत है 200 किलो की, लॉस में चले गए। डेयरी फार्मिंग में ये छोटी छोटी बातें हैं जो लॉस पैदा कर रही है। तो हवाई जहाज जैसा धंधा है, इसके जितने नट है वो सब टाइट रखो, एक भी लूज है तो गिरेगा, वो उड़ेगा लेकिन उतरेगा नहीं। थोड़ा बीच बीच में मजाक किया तो नींद नहीं लगती, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। तो एक गड्ढे में क्या है, 500 माइक्रोन का प्लास्टिक डाल दो, चारा डालो, लेयर बाय लेयर दबाओ, ऊपर जमीन लेवल से थोड़ा ऊपर ले लो, ढक दो, बात खत्म। डायरेक्ट कुट्टी उधर गिरनी चाहिए, कुट्टी एक जगह पे गिर रही है, उधर वो ज्यादा देर तो रहेगी तो उसमें हीट बढ़ता है, जो चारा हीट नहीं बढ़ने देना उसको। अच्छे से दबाना है, ओवर प्रेसिंग नहीं करना है। जब बैग से दबाएंगे तो पता चलता है वो दब गया, बैग में भी पता चलता है। ओवर प्रेसिंग से क्या होगा, उसमें से मॉइस्चर बाहर आएगा, पानी निकलेगा उसमें से। अब ये खोल दिया, खोलने के बाद वो जो उसका प्लास्टिक है उसको नीचे कर दिया, जितना चाहिए उतना मिट्टी निकाल के ऊपर मिट्टी डाला था, और फिर केक जैसा काटते उतना रोज काटा। दिख रहा है इधर किसान ने कैसे काटा है। ऐसा नहीं काटेंगे तो 2-4 लाख का मेज ठीक से साइलेज बनाया, मेहनत किया, 6 महीना रखा, निकाल के डालना कैसे मालूम नहीं, खराब हो गया। ये अपने देश में हो रहा है, अभी आपको पता चल गया, अभी आप होने नहीं दोगे इसको। अभी जिन्होंने बंकर बनाया उसने प्लास्टिक डाल सकते हैं। इधर ये दिख रहा है फोटो, ऊपर वो
प्लास्टिक डाल के फर्सी डाला है, मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, छोटे ट्रैक्टर से दबाओ, सिंपल है। इधर मिट्टी डाला, जितना चाहिए उतना मिट्टी निकाल के ले लो। ये सेलेबल साइलेज अब ये बिकता भी है, बहुत सारे किसान बेचते भी है। हाँ, तीसरी पॉइंट पे आता हूँ। अभी गाय का गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर एक गाय को नंबर 1 काम मिल रहा है। हर एक किसान को अगर वो दुकान है तो हिसाब किताब की बुक होनी चाहिए। मेरे पास कितना टाइम, 5 मिनट है क्या, 5-10 मिनट, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट में, मैं तो 1 मिनट में कर सकता हूँ। 5 मिनट के बाद मुझे एक बार ऐसा हाथ कर, ये चीज बहुत जरूरी है। डॉक्टर आया, गाय का मिल रहा 18-9-6, कौन सा बैल है? ये बैल है, लेकिन वो तो हमें दिखता नहीं ना, उसका सीमेन इधर है, इधर इधर इस स्ट्रॉ में भरा हुआ, उसके ऊपर जिस कंपनी का वो सीमेन स्ट्रॉ है, उस बुल की माँ कौन, उसका दूध कितना था, कब वो बना, सब कुछ लिखा हुआ। हमें यहाँ से आगे ये मैसेज देना आगे, जब भी किसी भी गाय को एआई हो, उस वक्त एक किताब में वो 1896 नंबर की गाय को ये स्ट्राइकर नाम का बुल, स्पाइक नाम का बुल, कोई भी कंपनी है, BS, WWS, NDDB, बायर, वो भरा है, वो लिख के रखे। और जब भी उसकी बेटी पैदा हो गाय की, और वो जब बेटी हीट पे है, उसको एआई करने का टाइम है, तो वो जो बुल है जो उस वक्त यूज किया था उसके जन्म के बाद, वो छोड़ के कोई भी बुल यूज किया जा सकता, टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। गवर्नमेंट, प्राइवेट डेयरीज, डॉक्टर गायकवाड़ सर जैसे लोग अपने अपने थ्रू जो सीमेंट जाता है उसमें बदलाव करते रहते हैं, लेकिन ये एक किसान का कर्तव्य है कि अपने फार्म के ब्रीडिंग के रिकॉर्ड उसने लिख के रखने चाहिए, तो इससे आगे की ब्रीड अच्छी पैदा हो। लंपी चालू है, अभी FMD चालू हो जाएगा। कितने लोग हैं, मैं पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल देता हूँ, पोल्ट्री इंडस्ट्री सो ह्यूज, सो बिग, कितने लोग हैं पोल्ट्री में डेवलप हो गए, उनके फार्म में कभी चूहा नहीं घुस सकता। या फिर अपने फार्म में हम वायरस खुद लेके जाते हैं, हर 7 दिन में, बारिश के टाइम हर 3 दिन में एक डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे पूरे फार्म में होना, चूने का पाउडर, उसके ऊपर पैर घिसे बगैर कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल, क्यों अपनी डेयरी पीछे, हम खुद बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे। और लास्ट पॉइंट में मस्टैटिस के बारे में बताना चाहता हूँ, टाइम कम है, दूध का मैंने बता दिया, बहुत सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए पहले ही। इस यहाँ पे दूध तैयार होता है, मस्टैटिस सबसे गंदी बीमारी, लेकिन ये है क्लिनिकल मस्टैटिस। जब लक्षण दिखते हैं, इंडिया में अगर 100 गाय को मस्टैटिस होता है तो उसमें 10% गाय को ही क्लिनिकल मस्टैटिस होता है, 90% गाय को सब क्लिनिकल मस्टैटिस होता है, जो आंखों से दिखता नहीं है ना। बैक्टीरिया तो टीथ के एंड से इंटर करते हैं, इसलिए डिपिंग करना जरूरी है, जो टीथ का एंड बंद होने तक उसको प्रोटेक्ट करेगा। अभी ये गाय नीचे बैठी थी, उसका दूध थोड़ा गिर गया, उसमें से बैक्टीरिया एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे तो टिश्यूज को खराब कर देंगे। अभी सब क्लिनिकल मस्टैटिस में क्या होता है, एक गाय का 1.5 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर से ज्यादा पर डे नुकसान होता है। पूरी दुनिया में क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में मैं बहुत सारे फार्म में जा चुका हूँ रिसर्च के लिए या विजिट के लिए, भारत के बाहर, US में, इधर उधर, इंडिया में भी हम काम करते हैं बड़े फार्म्स के साथ। तो इस चीज को हम महीने में एक बार करते हैं। कैलिफोर्निया मस्टैटिस टेस्ट आती है, मैं दिखा दो 1 मिनट की फोटो और मेरा लेक्चर खत्म करता हूँ। ये चीज हमें पीछे लेके जा रही है, डेली लॉस। हर एक बंदे को 200 कितना लिखा है, कम से कम 8,000 रुपये लिखा है पर काउ। CMT टेस्ट करनी चाहिए, एक पैडल है, उसमें दूध ले लो, पहले 4 छींटे मत लो, उसमें बैक्टीरिया है वो फेंक दो, उसके बाद वाला दूध लो, जितना दूध लिया है उतना। सोल्यूशन लो, 10 सेकंड के लिए हिलाओ सिर्फ, देखो जिसमें जेल तैयार हो गया उसमें बैक्टीरिया है। गाय की चारों टीथ के जो चारों क्वार्टर डिफरेंट है टोटली, अंदर के अंदर नहीं जाता है कोई, नीचे से ही जा सकता है। तो जो क्वार्टर अफेक्टेड है उसके अंदर जेल तैयार होगा, तो दिख रहा है जेल तैयार हो गया, उसमें ट्रीटमेंट करो अपने वेटरनरी के हिसाब से। तो हम उस गाय का जो होने वाला नुकसान है, उसको मस्टैटिस हुआ ही नहीं, उसको तो रोका, और पूरे नुकसान को हमने रोक दिया। ये छोटी छोटी चीजें रोकने के लिए सिंपली मिल्किंग मशीन का लाइनर चेंज करना चाहिए, जो इंडिया में टूटने के बाद लोग बदलते हैं। हर 2500 मिल्किंग के बाद या 6 महीने, दोनों में से जो चीज जल्दी हो, ये रबर बदलना है। सिंपल बात है, ये जो चीज लोग करेंगे इसको साफ रखना, मैट के नीचे स्प्रे करना, बस इतनी सब बातें जो मुझे बतानी थी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं
जो दिखाई कभी भी जा सकती है, लेकिन सोच इंपॉर्टेंट। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में चाहे दूध कम है, एवरेज गाय ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो यही बिजनेस ऐसा है जो लोगों को रोज की आमदनी दे सकता है। And we all people are belong to this industry. जैसे पोल्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, वहाँ के जो लीडर थे, जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, तो डेवलपमेंट हुई है। हम लोग डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, गायकवाड़ सर जैसे लोग, घोष सर जैसे लोग, एनडीटी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सबको छोटी छोटी चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या करना है पता चला है लोगों को, कैसे करना है उधर सब प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी फोर्स नहीं है। तो हम जिस माध्यम में किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उस माध्यम से कार्य करते रहिए। मैं मेरे हिसाब से मेरे को जितना जमता है वो कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश मदने है। मैं एज ए इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर एडवांस एंजाइम में काम करता हूँ। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन उसी से 80 to 90% जो उनका कवरेज है वो अच्छा हो गया है, और जो एंटीबायोटिक का यूज है वो भी कम हो रहा है। अभी ग्लोबल वार्मिंग में हम डिस्कशन बहुत करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। आने वाले दिन में हमें उसमें भी काम करना है। तो हमने करीबन अभी 7000 से ज्यादा बायोगैस दिए किसानों को, और उसका बहुत अच्छा फायदा उनको हो रहा है। पहले मींस हर साल 10 करोड़ का जो एलपीजी लगता था सिलेंडर, उनका सेविंग हुआ है किसानों को। और जो स्लरी उनको मिलेगा फर्टिलाइजर, वो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें दूध में रेसिड्यू कम करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर करके वो भी बहुत बड़ा काम वहाँ पे कर रहा है। इसीलिए अभी मोर देन 7,000 बायोगैस वहाँ पे हमने बिठाए, और साल में हम करीबन 10,000 पेड़ भी लोगों को देते, जैसा कि हमें ये ग्लोबल वार्मिंग की सीख है लोगों की देनी चाहिए, जो मीथेन इमिशन का काम वो कैसा हम कम कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमने सुना है बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, तो उसमें जैसे हम काम कर रहे थे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हमने एक दिन देखा कि हमारी स्टोरी वहां पे थी, हमें पता भी नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि लो कॉस्ट में भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए वहां पे एक स्टोरी उन्होंने उनके वेबसाइट पे ये पब्लिश कर दी है, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी तक हमने जो कुछ किया था फ्री हाउसिंग, जैसा फ्री हाउसिंग में साइलेज में या अभी काफरी रिंग में, उसका एक किताब बन गया है। 2011 में हमने जो फ्री हाउसिंग में हाइड्रोपोनिक में काम किया, हाइड्रोपोनिक का किताब हो गया। साइलेज में काम किया, साइलेज का किताब हो गया। फ्री हाउसिंग में काम किया, फ्री हाउसिंग का किताब हो गया। जैसा अभी एक किताब हमने ब्रीडिंग में भी किया है काफरी रिंग का, तो उसके लिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद है, उसका एक अवार्ड भी, उसको पहला साहित्यिक का अवार्ड मिला था पिछले साल उस किताब को। तो वो भी किताब इसमें आया है, क्योंकि बहुत सारे जो करते हैं प्रैक्टिकल, उसका एक किताब बन जाता है और किसानों के अच्छी तरह की प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ करने का मौका दिया और सुना। कोई भी क्वेश्चन है तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर शांताराम गायकवाड़ सर के लिए जोर से एक बार ताली हो। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से किसानों को क्या करना चाहिए और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश की कि कम से कम पैसे में भी हम एनिमल्स को रेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बार डेयरी फार्मिंग में लॉस होने का यही तो कारण है, इनिशियल हाई इन्वेस्टमेंट, और बाद में गाय को चारा लाने के लिए भी पैसा नहीं बचता। तो शेड पे छोटी छोटी चीज़ों पे जो आपने बताया वो हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और उसके साथ ही आपने जो गोविंद की कुछ सक्सेस स्टोरीज बताई, उसमें आई हैव सीन दैट हम भी इनसे सीखते रहते हैं। बहुत सारे फार्मर्स अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और जो हम कहते आए हैं कि जहाँ पे अच्छा काम नहीं हुआ है वहाँ पे आज भी डेयरी फार्म्स लॉस में। जहाँ पे किसी भी डेयरी प्राइवेट डेयरी हो, कोऑपरेटिव डेयरी हो, गोविंद जैसी संस्था हो, या डॉक्टर गायकवाड़ सर जैसे वेटनरियंस है, जो उनकी टीम में जो पैरावेट्स है, ऐसी टीम है जहाँ पे अच्छा काम हुआ है वहाँ पे लोग प्रॉफिट में। तो जहाँ पे काम होगा
वहाँ पे प्रॉफिट होगा, और ये आपने गोविंद के थ्रू सर प्रूव करके दिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल गाइडेंस, ऐसे हमें गाइडेंस करते रहेंगे। इसके बाद मैं अगले स्पीकर को बुलाना चाहता हूँ, जो कि मैं हूँ शायद। हाँ, मैं उधर बैठा तो मेरे पास मराठी वाला प्रेजेंटेशन था, दिया नहीं, तो मैंने सोचा था कि मैं पहले बात करूं। घोष सर ने और गायकवाड़ सर ने बहुत सही बताया कि क्या होना चाहिए, और वो होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे मौका मिला 2014 में एक डिसीज के ऊपर काम करने के लिए। 2-3 महीने वर्ल्ड में हर साल एक बंदे को स्कॉलरशिप मिलती, मुझे मिल गई मिलती से, और मैं कॉर्नेल चला गया न्यूयॉर्क। उस वक्त मैं जिस दिन गया -15 कुछ टेम्परेचर था, मुझे बोला गया कि कल आप एक 3000 गाय के फार्म पे जाओगे। तो मेरे दिल में एक यंग वेटनरियन, प्रैक्टिसिंग वेटनरियन, 5 साल लार्ज एनिमल प्रैक्टिस किया है, मेरे दिल में एक ये बात थी कि अरे हमारे इधर तो हर 2-3 साल में एक बार सूखा पड़ता है, वो पूरे 10-15 गाँव के लिए छावनी लगानी पड़ती है, जहाँ पे जानवर को सब लोग अपने लेके जाते हैं, 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना रखते हैं और वापस घर पे लेके आते जब थोड़ा बारिश गिरता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग बिजनेस करते हैं। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ स्टडीज के लिए सीखने के लिए, स्कॉलरशिप मिला है, वहाँ पे तो पूरा बर्फ गिर रही है, 3 महीना तो साल में बर्फ रहता है, और 3000 गाय के फार्म पे जाने का मौका मिल रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये एक्सपीरियंस बताना जरूरी है। मेरे पास कितना टाइम है मुझे याद कर दिया, बताना चाहिए। दूसरा कॉन्फ्रेंस उसका कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय कौन से देश में है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दूध कौन से देश में तैयार होता है? सबसे ज्यादा गाय इंडिया में, सबसे ज्यादा दूध जो थोड़ा कम समय इंडिया में होता है, मालूम है आपको? वेरी गुड। तो हमें बहुत ज्यादा फख्र होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्राउड कि वी आर प्रोड्यूसिंग नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। बट पूरे वर्ल्ड में जो पर काउ एवरेज है वो क्या अपने देश का ज्यादा है? क्या लगता है आपको? सबको मालूम है? नहीं। किसका ज्यादा है? टॉप जो कंट्रीज है, यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन, इजराइल है, कितना? 10,000 लीटर पर ईयर, 305 दिन में, उससे ज्यादा। इंडिया में कितना है? क्या लगता है आपको? एक रिपोर्ट था जिसमें लिखा गया था कि 1000 लीटर एवरेज। तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाय अपने पास है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दूध हम तैयार करते हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग भी अपने पास है ऑफिशियली, पॉपुलेशन भी हमारे पास है, लेकिन हमारी गाय दूध कितना प्रोड्यूस करती है? एवरेज 1000 लीटर। जो वर्ल्ड में कितना चल रहा है अभी आपने बोला 10,000 लीटर, 12,000 लीटर। तो अगर ज्यादा गाय है लेकिन वो कम दूध देगी तो कभी भी हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो 20-25 मिनट मेरे पास है। अगर यहाँ पे बहुत सारे डेयरी फार्मर्स है, इसके लिए मुझे बोलना जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मैं कहूँगा कि हजारों डेयरी फार्मर्स को सिखा सकते हैं, उनको सही राह पे लेके जा सकते हैं। और आप अगर सीखोगे तो बताओगे। मैं यही काम पिछले 10-15 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट नाउ वर्किंग इन एडवांस इंश्योरेंस। हम थोड़ा आगे जाएंगे। कभी भी मैंने किसी भी डेयरी फार्मर को जाके पूछा ना कि भाई बता तुझे लास्ट मंथ कितना पैसा मिला है, इस पूरे हॉल में जितने भी लोग बैठे सब मैच्योर लोग, मैं चैलेंज करता हूँ कि जाके पूछो कि भाई आपको लास्ट 1 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, या कल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या पिछले 1 साल में कितना हुआ है। अपने देश में 1% भी लोगों को मालूम नहीं है जो इसको बिजनेस के तौर पे करते हैं, जो इससे पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं। मतलब डेयरी फार्म को कोई दुकान ही नहीं समझता। कोई दुकानदार सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, शाम को 9 बजे बंद करता है, सब कुछ वो हिसाब किताब रखते हैं। हमारी भी वैसी स्थिति है। अगर हम जिनके साथ डील कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बिजनेस ही नहीं समझ रहे हैं तो वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, उनकी कोई प्रोफेशनल एम नहीं है। गाय बढ़ती जा रही है, जब किसी की गाय 5 से 10, 20, 40 होती है तो गांव के लोग बोलते हैं, सत्य परिस्थिति है कि ये ज्यादा दिन ये धंधा नहीं कर पाएगा। सच बात है। और 80% फार्म बंद पड़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे हालात में हमें क्या सिखाना चाहिए? और फिर लूज हाउसिंग आ गया, साइलेज आ गया, अच्छी क्वालिटी की फीड आ गई, सब लोग मिल्किंग मशीन यूज कर रहे हैं, सेक्स सॉल्टेड सीमेन आ गया,
एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी ये नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल फार्म क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों कोई छाती ठोक के नहीं बता रहा है कि मेरे पास 20 गाय है और मैंने इतना 1000 रुपए पिछले साल, इतना 1000 रुपए पिछले महीने मैंने कमाया है? कोई बताता है? सच है कि गलत है? ठीक है, पूछने जाओ तो हिसाब करने लगते हैं। 99% लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि अपने गाय को रोज पूरे फार्म में 20 गाय तो कितना किलो चारा कौन सा कितने रेट से जाता है, किसी को मालूम नहीं। कितना एग्जैक्ट खर्चा होता है गाय का वजन तो दूर की बात है। सब लोग बोलते ब्रीडिंग अच्छा होना चाहिए, हो भी रहा है अपने देश में, अच्छी ब्रीड चाहिए अच्छा दूध देने के लिए। जो बुल यूज किया जाता है उसका नाम इस देश में 95% लोग लिख के नहीं रखते। दिस इज फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सिंपल बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने सीमेंट कंपनी के, वो बताएंगे आगे जाके डॉक्टर को कि आप लिख के दे दो ये आपकी इस गाय को मैंने इस कंपनी का ये बुल यूज किया है। मैं कुछ ऐसे फोटो दिखाऊंगा आपको आज, जो आप अगर किसानों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन स्पीकर थे, घोष सर, 200 स्क्वायर फीट पर है, बड़े फार्म है, कंपार्टमेंट करने, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन, वेट लैक्टेशन, गोल्डन कंपार्टमेंट जो डिलीवरी में आने वाली गाय है, और बच्चे टॉप बॉक्स ये दिखते सब फोटो ले आए। और लूज हाउसिंग में एनिमल को कंफर्ट मिलेगा। आज के प्रोग्राम में मेरे बताने का एम यही है कि गाय आराम से बैठनी चाहिए, वो जितना जुगाली करेगी रूमिनेशन उतना सलावा प्रोड्यूस होगा, जितना अच्छा सलावा प्रोड्यूस होगा उतना रूमेन में डाइजेशन अच्छा होगा, फैट एसएनएफ अच्छा मिलेगा, 50% बीमारी होगी ही नहीं, हेल्थ अच्छी रहेगी, पेट अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो इसलिए एनिमल को कंफर्ट मिलना चाहिए। ये कुछ ये हम इंडिया में कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया में चल रहा है और इसके लिए उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या है, काऊ कंफर्ट के लिए पानी चाहिए। मैं बहुत सारे फार्म में जाता हूँ और ग्लास लेके बोलता हूँ मैं इसमें से पानी पीऊँ क्या? वो बोलता है नहीं ये पानी मत पियो, अब डॉक्टरों में घर से पानी ला के देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ 1.5-2 लाख की गाय है, आप जो पानी पीते हैं वो क्वालिटी का पानी इसको क्यों नहीं मिलता है? सवाल सही है। अच्छा, एक दूसरा सवाल, 1 लीटर दूध में कितना पानी होता है? कितना परसेंट? 87%। तो हम लाखों रुपए खर्चा करके डेयरी फार्म बनाते हैं, वो गाय को सब खरीद के खिलाते हैं, वो 20 लीटर दूध देती है, उसमें वो 16 से 18 लीटर क्या देती है? 16 से 17 लीटर वापस उस दिन वापस देती है। क्या देती है? मुझे सुनाई नहीं देता, थोड़ा तकलीफ है। क्या देती है? और वो पानी कितना रुपए में परचेस करके किसान ने पिलाया उसको? अरे मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बोल रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है। जीरो कैटल फीड एक्सपेंस, सब चीजें जरूरी खर्चे से, लेकिन जिस चीज के लिए 1 भी रुपए नहीं लगता है वो चीज गाय उसी दिन आपको कितना परसेंट वापस दे रही है? सर जी कितना दे रही है वापस? मैं बोल रहा हूँ 80% तो दे रही है। तो सबसे ज्यादा इस देश में जिसके पास एक गाय है, जिस किसान के पास ये 100 गाय, किस चीज पे काम होना चाहिए? क्या काम होना चाहिए मैं बताता हूँ। पहली बात, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। सादा चूना लाया, चूने का पाउडर 100 रुपए का लगाया, अगले 7 दिन तक कोई उसमें फंगस नहीं लगता है, कुछ नहीं, गाय का वाटर इंटेक बढ़ जाता है। एक लूज हाउसिंग फार्म कर दिया, लोगों ने किया फार्म, सर ने बोला करने का, दोस्त साहब ने बोला करने का, मैंने बोला करने का, किया। एक फार्म में एक जगह पे पानी का जगह कर दिया, बिल्कुल सही बात नहीं है। एक लूज हाउसिंग के एक कंपार्टमेंट में कम से कम 2 जगह चाहिए जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। डेयरी एनिमल इज वेरी शाय एनिमल। वो इधर बैठी है, उधर दूर पानी है, वो नहीं जाएगी उठ के, वो आलसी है, उसको जो पास में उधर जाएगी। और दूसरी गाय पी रही है, डरेगी, डरती भी है, नहीं जाएगी। तो जो पास में जगह है, जो खाली जगह है, वहां पे हो जाएगी। और उस बात के लिए खर्चा ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं होती उसके ऊपर। कम से कम 2 जगह 3 जगह हो तो और भी अच्छा है। और पानी पीने की ऐसी जगह जिसमें वो पानी पिए और कांस्टेंट पानी आते जाए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, फ्रेश वाटर आती है। और अभी तो है 700-800 रुपए में बाउल मिलती है, गाय जाके नाक लगाती है, पानी आता है। लेकिन कितने लोगों के पास है? 0.001% लोगों के पास भी नहीं है। कॉस्ट 500 रुपए, फिर भी नहीं है, बात ही नहीं होती ना। लोग बोल रहे कि मैं ये कैसा करूं, शेड कैसा करूं, उस व्यक्ति की शेड में पानी नहीं है अभी तक। जिस दिन किसान जो पानी पी रहा है उसी तरीके का पानी गाय को पीने को मिलेगा, उस दिन आधा काम। अच्छा, 1 लीटर दूध तैयार करने के लिए कितना पानी बॉडी में जाना चाहिए? जनरल क्वेश्चन, 4 से 5 लीटर। अभी
टॉप कंफर्ट में पानी आ गया, पानी का इंपॉर्टेंस पता चला। हम सब लोग जो किसान है वो इस पे ध्यान रखिए, जो किसानों से संबंधित व्यक्ति है वो उनके लिए ये चीज जिंदगी भर ध्यान में रखिए, कभी भी किसानों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले, पहली पानी की बात। दूसरा, कोरडी आणि भाऊ बसण्याची जागा, बेडिंग मटेरियल। अभी पीडीएफ पंजाब के किसानों ने वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में हम लोग साथ में थे, उन्होंने प्रोमेट जो बेडिंग मटेरियल की कंपनी उनके साथ टाइप किया, वो इंडिया में लाएंगे। वाटर बेडिंग, रबर बेडिंग, सॉफ्ट बेडिंग, गाय को बैठने के लिए 10 तरीके की बेडिंग मटेरियल है। स्ट्रॉ बेडिंग जो आपने कहा, रबर मैट बेडिंग, सैंड बेडिंग, अलग अलग तरीके की, जो सूखा जल हम खिलाते वो बैठने के लिए डालते हैं। अरे हमारे पास तो लूज हाउसिंग फार्म करने के बाद गोबर सूख जाता है, उधर ही गाय बैठ जाती है। लेकिन कोई भी बेडिंग हो वो सूखा और ड्राई होना चाहिए, ये हमें रखना ही है दिमाग में। जगह मैंने बोली 200 से 250 स्क्वायर फीट कंपार्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अभी सब स्टेज के एनिमल को सिमिलर न्यूट्रिशन देने का टाइम चला गया। छोटा भी किसान है वो कर लेता है, बड़े किसान को तो करना पड़ेगा कंपार्टमेंट। वही तो सर आप बता रहे थे। एंड डिजीज फ्री एनवायरनमेंट। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने यहाँ पे डेयरी फार्म्स, 70% डेयरी फार्म्स की हाइट छोटी छोटी किसानों की कम है, बड़े फार्मर तो अच्छा करने लगे, हाइट अच्छी होनी चाहिए। हाइट अच्छी है तो शेड से गिरने वाला पानी बीच की जगह पे नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए उसको जो साइड में वाटर पाइप होती है ना, गटर, वाटर गटर, शेड को वो होनी चाहिए, जिससे बारिश के टाइम में भी लूज हाउसिंग फार्म जल्दी ड्राई होता है। जिस फार्म में जो रेन गटर नहीं है वहां पे पानी ज्यादा दिन रुकता है, लूज हाउसिंग फार्म। हेडलॉक है, हाइट अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे भी हेडलॉक दिए गए हैं। बड़े फार्म से तो हेडलॉक कीजिए, हर एक गाय को बांधने की जरूरत नहीं, वो लॉक हो जाएंगी, खटका खींच लीजिए, पीछे निकल जाएंगी। ऐसे ऐसे फैसिलिटी का फायदा क्या है? वेइंग, गाय का वजन करने में सब गाय फटाफट वजन हो जाता है। डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, पकड़ने की जरूरत नहीं, जगह पे चीजें हो जाएगी। जिसके पास कम पैसा है उन किसानों ने भी अच्छी हाइट करके फार्म बनाया ना। अभी यहाँ पे धूप गिरी है, अच्छी बॉडी कंडीशन स्कोर वाले हीफर्स मस्त की छाव में बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, बैठे हैं। ये सब कुछ मुमकिन है अगर सोचा जाए। लूज हाउसिंग और साइलेज, ये दो ऐसी चीजें हैं जो 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लूज हाउसिंग में प्यास लगने के बाद पानी मिलता है, बैठने को अच्छा बेडिंग मिलता है, कंफर्ट मिलता है, और साइलेज में जो न्यूट्रिशन डेली जाना चाहिए थ्रू द ईयर वो मिलता है। बफेलो की फार्म्स हो रहे हैं ना लूज हाउसिंग। यहाँ पे एक किसान है, इधर है, ये इधर बैठे हैं, 200 भैंस है उनके पास, 75 बफेलोज लूज है उनके फार्म। उनके फार्म का फोटो नहीं है, लेकिन किया उन्होंने। पहले 2-3 दिन उन्होंने झगड़ा किया, जब उनको समझ में आया कि मालिक किसी फीड एक्सपो में गया था पिछली बार और एक वक्ता का भाषण सुन के आया है, तो सब भैंसों ने मिलकर सोचा 2-3 दिन हो गए, अभी बहुत मजा कर लिया, अभी शांति से रहेंगे, सब कुछ मिल रहा है ना, इधर पानी, इधर बैठने का जगह, खाना पीना सब कुछ, अभी दूध देने का एकदम शांत से वो कर रही है। देखिए ये सब वैसे किसको देख रही है वैसे ये सब वैसे आपको देख रही है जो डेयरी इंडस्ट्री का फ्यूचर है। और वो बोल रही है कि हम भी लूज हाउसिंग में घूम सकते हैं। हमारे इधर सोलापुर में तो इतनी बड़ी बड़ी सिंग वाली भैंसे आपने देखी है, कोई मोटरसाइकिल वाला आता तो वो नहीं कट मारते, ये कट मारते, जाने दो, मजाक की बात छोड़ दीजिए। तो बड़ी बड़ी सिंगों की भैंसों का भी लूज हाउसिंग हो सकता है। 1% लोग, मैं चाहता हूँ लोगों को तो बच्चा पैदा हुआ कि वजन करो और उसको काप बॉक्स में डाल दो। ये यूएस का फोटो है, वो अपने इधर का सिंपल डाला, इससे अच्छा अपने लोगों ने किया है, काप बॉक्स होना ही चाहिए। अभी इधर नगर साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं सीमेंट में डील करते हैं, 200, 500, 10,000 का सीमेंट लिया, भी मिलता है 4-5 हजार का सीमेंट, बच्चा पैदा हो गया और वो जुलाब करके मर गया। हमारा ब्रीडिंग का ख्वाब उसी दिन मर गया। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा डेवलप हो सकती है डेयरी में, फास्टेस्ट, क्योंकि हम लोग तो जुगाड़ू लोग हैं ना। काफ को क्या देना है, ज्यादा घूमने को नहीं देना है, दूध पीने का, बैठने का, आराम करने का, और दूसरे काफ के संपर्क में नहीं आना, और दूध भी बॉडी वेट के 10% हिसाब से पिलाने का। ये सब जो लोग फॉलो करते हैं तो बच्चों में मॉर्टेलिटी नहीं होती। इसमें क्या होता है, बच्चों की डिजीज एक दूसरे में फैल करनी। काफ बॉक्स होना बहुत जरूरी है, 4x4, 5x5 में कितना खर्चा आता है। बच्चा पैदा हुआ, काफ बॉक्स में 1 से 1.5 महीना जाना चाहिए, उसके बाद छोटा कंपार्टमेंट जिसमें 175 स्क्वायर फुट टू 100 स्क्वायर फुट पर काफ जगह होना चाहिए। सर ने बताया था, फोटो मेरे पास भी है तो मैं दिखा देता हूँ। एक खंबा लगा दिया, उसमें 20 रुपए का नारियल का रस्सी बांध दिया, गाय जाएगी, करेगी ना उधर जो करना है उसको,
अगर उसको इधर खुजाने का है, खुजाने को नहीं मिला तो क्या होगा? स्ट्रेस में आएगी। तो स्ट्रेस में आएगी तो क्या होगा? दूध क्या करेंगी? तो ये सिंपल बात है, हर एक फॉर्म में ये चीज होनी चाहिए। क्यों नहीं है? किधर कम पड़ रहे हैं हम लोग? क्या हमारे तरीके बदलने होंगे? जो मैं जिस तरीके से अभी बात कर रहा हूं बदलने होंगे, बताना पड़ेगा इसका इम्पोर्टेंस। ये चीज लगा दी हमने कम पैसे में, 1 लीटर के पीछे 20 पैसा बच गया, या 1 लीटर के पीछे 20 पैसा बढ़ गया। और मैं जितनी भी चीजें दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हर एक चीज को करते 1 लीटर के पीछे 10, 20, 30, 50 पैसे तक एक तो बचत होगी, नहीं तो बढ़त होगी। और ऐसे ही बन के पूरे डेयरी फार्मिंग का प्रॉफिट बनेगा। पानी की जगह मैंने लोग लूज हाउसिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने लूज हाउसिंग किया। एक बंदे का मुझे फोन है, आपका भाषण सुना, हमेशा उसने बोला लूज हाउसिंग किया, गाय जाली तोड़ के भाग गई। अब इसका जिम्मेदार कौन? होता है ना, होता है। तो एक गाय को 200 स्क्वायर फुट जगह दे दिया, उसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, पुराना फार्म है, उसके बाजू में जाली का कंपाउंड किया है और गाय को छोड़ दिया। कहने से नहीं होगा। जिस फिनटेक एक्सपो के प्लेटफॉर्म पे बोलने का, इस सेशन को होस्ट करने का मौका मिला और आप सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, इसलिए थैंक यू सो मच।